वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसका नाम है शांति विधेयक 2025। तो देखिए, भारत के सामने एक बड़ा सवाल है। एक तरफ हमें तेजी से विकास करना है, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और दूसरी तरफ हमें क्लीन एनर्जी के अपने वादे भी पूरे करने हैं, मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करना है। इसी मुश्किल संतुलन को साधने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस हुई। अगर हम आज की तस्वीर देखें तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। भारत की कुल बिजली में न्यूक्लियर पावर का हिस्सा सिर्फ 3.1% है। भले ही ये छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद सोर्स है, और यहीं पर ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल छिपा हुआ है। और यहीं पर असली मुद्दा सामने आता है। जो कानून आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1962 में बना था। सोचिए कितना पुराना है। जाहिर है, आज की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के लिए ये कानून काफी नहीं है। तो इसी समस्या के समाधान के तौर पर सरकार लेकर आई है शांति विधेयक। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये विधेयक आखिर है क्या और ये कैसे सब कुछ बदलने वाला है। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल साफ है। भारत के जितने भी परमाणु कानून हैं, उन सबको एक साथ लाकर एक मजबूत और मॉडर्न ढांचा तैयार करना। और देखिए, ये कोई अचानक आया हुआ बदलाव नहीं है। ये हमारी न्यूक्लियर जर्नी का एक नेचुरल अगला कदम है। 1962 के एक्ट से लेकर, जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में था, फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इजाज़त मिली और 2010 में मुआवजे का कानून आया। शांति विधेयक इसी विकास की कड़ी में अगला सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए फ्रेमवर्क के अंदर आखिर है क्या, वो कौन से खास प्रावधान हैं जो इसे इतना ज़रूरी बनाते हैं। ये स्लाइड पुराने और नए कानून के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। 3 सबसे बड़े बदलावों पर गौर कीजिए। पहला, प्राइवेट सेक्टर, जिस पर पहले रोक थी, अब सरकारी निगरानी में काम कर सकेगा। दूसरा, लायबिलिटी, मतलब किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी अब रिस्क पर आधारित होगी, जो कि एक ज़्यादा फेयर सिस्टम है। और तीसरा, हमारी रेगुलेटर संस्था AERB को अब पूरी कानूनी ताकत मिलेगी। तो इस बिल की खास बात यह है कि ये सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर को साथ लाता है, लायबिलिटी का नया ढांचा बनाता है, रेगुलेटर को मजबूत करता है, और साथ ही हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे ज़रूरी सेक्टर्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी कंट्रोल करेगा। इस बिल में एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस बनाया गया है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, प्लांट चलाने और उसके उपकरण बनाने जैसे काम प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन परमाणु संवर्धन या खर्च हुए ईंधन का मैनेजमेंट जैसे बेहद सेंसिटिव काम पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और उस बड़े विजन पर नजर डालते हैं जिसे इस बिल के जरिए हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की हकीकत से। हमारी मौजूदा न्यूक्लियर कैपेसिटी है 8.78 गीगावाट। ये हमारी यात्रा का बस शुरुआती पड़ाव है, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। रफ्तार अब तेजी से बढ़ रही है। जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रही हैं, उनके साथ 2031-32 तक ये कैपेसिटी लगभग 3 गुना बढ़कर 22.38 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन असली लक्ष्य तो अब सामने आता है। 2047 तक भारत का नेशनल मिशन है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना। सोचिए, आज से 10 गुना से भी ज्यादा। ये एक इतना बड़ा लक्ष्य है जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए शांति विधेयक जैसी नींव रखी जा रही है। और इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने का एक ठोस प्लान भी है, जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का मिशन। ये छोटे फैक्ट्री निर्मित न्यूक्लियर प्लांट होते हैं जिन्हें कहीं भी तेजी से लगाया जा सकता है। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और 2033 तक 5 देशी SMRs लगाने का टारगेट है। ये कदम भारत को अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। तो कुल मिलाकर ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, इनोवेटिव और क्लीन एनर्जी वाले भविष्य के लिए एक बुनियादी कदम है। ये भारत की न्यूक्लियर यात्रा में एक बिल्कुल सही और जरूरी अगला पड़ाव है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं।
जैसे जैसे भारत अपने न्यूक्लियर फ्रेमवर्क को मॉडर्न बना रहा है, क्या ये उसे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बना सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।